आइए आज टीसीबीटी पपीता उत्पादन इस पर हम चर्चा करेंगे। टीसीबीटी यानी ताराचंद बेलजी तकनीक, और यह तकनीक पंच महाभूतों के ज्ञान पर आधारित है। टोटल रसायन मुक्त है। किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड, फंगिसाइड इसमें डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बिना यूरिया डीएपी के बम्पर प्रोडक्शन आता है। किसी तरह की कोई बीमारी आती नहीं। रासायनिक खेती में तो अभी बहुत ज्यादा बीमारी आने लगी है। एक तो फंगस की और वायरस की बहुत बड़ी समस्या है ना। पपीते में कुकर्रा लग जाता है, पीला पड़ जाता है, और उसके बाद वो जो है किसी भी केमिकल से सुधरता नहीं। जड़ गलन एक समस्या है। तो दो तो बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो है तुषार की समस्या जो है प्रकृति की ओर से आती है, और रासायनिक खेती में अगर तुषार पाला लगता है तो पौधा खत्म ही हो जाता है। पर टीसीबीटी में तुषार पाला लगने की संभावना कम होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और टीसीबीटी के पास इसका 100% उपचार है कि हम जो है तुषार पाला से पौधे को बचाया जा सकता है। तो आइए हम जरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। टीसीबीटी कृषि विज्ञान, जैसे कि मैंने पहले कहा, पंच महाभूतों के संतुलन व्यवस्था पर आधारित है। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये जो पंच महाभूत है, भूमि का भा, गगन का ग, वायु का व, अग्नि का और नीर का ना, पंच महाभूत जो हैं, जिनको हम संक्षिप्त में भगवान कहते हैं, इसकी व्यवस्था पर आधारित है टीसीबीटी कृषि पद्धति। मेरा स्पष्ट जो है किसानों से कहना, एक बार पंच महाभूत व्यवस्था संतुलित कर लो, खेती का काम पंच महाभूत करेंगे। ठीक है, भूमि अपना काम करेगा न्यूट्रिशन देने का, गगन फूल खिलाने का, वायु जो है उसमें प्राण भरने का, अग्नि जो है स्फूर्ति, नए पत्ते और जो है कलियां आने, और नीर उसको पूरा जीवन देने का, फलाने का काम करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारा इति में भिन्ना प्रकृति सुधा। प्रकृति का निर्माण पंच महाभूत करते हैं, और इनका संचालन मन, बुद्धि और अहंकार, डीएनए, इनका संचालन करते हैं। तो ये पंच महाभूतों की व्यवस्था पर आधारित है। सरल शब्दों में ये कहूं मैं किसान भाइयों कि हमारे शरीर को पंच महाभूत ने बनाया है, पौधों को भी पंच महाभूत बनाते हैं। तो जब पंच महाभूत जिससे पौधा बना है, कुछ गड़बड़ी होगी तो वो जिससे बना उसमें जांच की जानी चाहिए। हम अगर भोजन बनाते हैं और भोजन में गड़बड़ी है तो जांच की जानी चाहिए कि हमारा आटा या चावल खराब तो नहीं था, पानी तो खराब नहीं था, ठीक है, हमने ज्यादा कम तो नहीं कर दिया। तो पहले तो ये खराब तो नहीं थे और फिर कम ज्यादा तो नहीं कर दिए, ये दोनों चीज की हम जांच परख करेंगे ना। तो ये प्रकृति भी पंच महाभूत से बनी है। पंच महाभूतों पर ही अगर गड़बड़ हो रहा है तो इन्हीं पे जांच परख करो, ये ठीक से हैं कि नहीं है, शुद्ध सजीव हैं कि नहीं है, और पूरे पूरे हैं कि नहीं, कि भूमि तत्व 1% होना चाहिए हमारी खेती में, गगन तत्व जो है 8% होनी चाहिए, वायु तत्व 21% होनी चाहिए, अग्नि तत्व 32° टेम्परेचर होना चाहिए, और नीर तत्व जो है वो 70% होना चाहिए। तो जब नीर तत्व रहेगा 70% और वायु तत्व रहेगा 21%, तब बनता है वापसा, और तब पौधा खाना खाता है, पानी पीता है, और तब ह्यूमस बनता है। तो आप पंच महाभूत पूर्ण कर लो, और कुछ जांच की जरूरत नहीं है। तो ये व्यवस्था हम जो है इसको टीसीबीटी कृषि विशेषज्ञ जितने भी हैं भारत भर में, जिन जिन किसानों ने जो है हमसे ये जो है विज्ञान को सीखा है, उनको हमने जांचना भी सिखा दिया है कि रुद्राक्ष के माला से, डाउजिंग से, पेंडुलम से आप जो है ऐसा फोटो भी भेजेंगे किसी भी कृषि विशेषज्ञ को, तो आपकी मिट्टी में जांच लेगा ये भूमि तत्व, गगन, वायु, अग्नि और नीर तत्व कंप्लीट है कि नहीं है। कमी होगी तो उसके उपाय भी बताया जाता है। तो अभी जो है ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं, पर उस उपाय के पहले जो है वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है उसके आधार पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं।
आधुनिक विज्ञान जो है वो कहता है कि भाई ईसी जो है 0.92 होनी चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ना ये कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। मतलब मिट्टी के जीवाणुओं को पता होना चाहिए। किसान ने आज जो है पपीते का पौधा लगाया है, किसान ने आज सिंचाई की है, किसान ने आज जो है खाद डाला है। अगर इसी ठीक नहीं होगी तो जीवाणुओं को कुछ पता नहीं लगेगा और खेती में प्रगति नहीं होगी, कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि फसल को पकाने का काम जीवाणु करते हैं। तो ये जो है जीवाणुओं, ये इसी ठीक रहेगा तो जीवाणु ठीक से काम करेंगे। फिर ऑर्गेनिक कार्बन, पपीता की खेती की मिट्टी में कम से कम 1% कार्बन होना चाहिए और 1 से लेके 1.8% तक तो कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इतना प्रतिशत होना चाहिए। अभी रासायनिक खेती जब से हो रही है तब से जो है कार्बन घट गया, 0.3 में आ गया है इतना। ठीक है, और ये तो बहुत ही खराब कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन ही जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन जैसी भारी धातुओं को पकड़ के रखता है। कार्बन होगा तो ह्यूमस बनेगा, कार्बन होगा तो जीवाणु रहेंगे। तो कार्बन घर है। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है। जब से बार बार जुताई हो रही है सारा कार्बन उड़ जाता है। किसान हर साल जो है कपास की डंठल पत्ती और भी बहुत से फसलों की, मक्के की डंठल पत्ती जमीन पे हर साल गड़ाता है, गन्ने की पत्तियां गड़ाता है। अगले साल जांच करेगा तो उतने 0.3, 0.4 बस इतना ही आएगा। बड़े बड़े जो है संस्थाओं के भी खेतों की मिट्टी इतनी है, क्योंकि ये जो है बार बार जुताई के कारण से ये कार्बन उड़ जाता है। प्राकृतिक खेती शोध संस्था टीसीबीटी कृषि पद्धति में कार्बन को बढ़ाने का सरल उपाय है, आप 6 महीने मात्र भूमि उपचार करिए, 6 माह आपका कार्बन 1% हो जाएगा। तो भूमि उपचार का अलग से आप कोर्स देखिएगा, मैंने भूमि उपचार का अलग से एक विषय रखा है, उसमें देखिएगा कैसे कार्बन बढ़ाना। फिर है पीएच। तो पपीता उत्पादन के लिए 6.5 से और 7.2 पीएच की आवश्यकता होती है, इतना होना चाहिए। भौतिक संरचना में हल्का जो है मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पपीते की जड़ ऊपर 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 ही चलती है, ऊपर इतनी इंच, मतलब 1-2 सेंटीमीटर नीचे, आधा इंच में चलती है, आधा इंच में इसकी जो है रूट चलती है ऐसी। तो इसलिए क्या है, मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मखमली एकदम। ठीक है, बहुत काली कॉम्पैक्ट वाली मिट्टी नहीं चलेगी। पानी पकड़ने की क्षमता हो मिट्टी में। फिर जैविक संरचना में जीवाणु होने चाहिए, सभी तरह के जीवाणु होने चाहिए, नाइट्रोजन के जीवाणु, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज के जीवाणु, है ना, पत्ते को डिकम्पोज करने वाले जीवाणु, ये सारे जीवाणु होना चाहिए। इसके अलावा खेती के अंदर पानी वाला जीवाणु माइकोराइजा भी होना चाहिए। फिर इसके अलावा मांसाहारी जो है फफूंद होना चाहिए, मांसाहारी फफूंद जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, बिवेरिया, बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, मेटारिजियम, बेसिलस थोरेंचेसिस, ऐसे सब होना चाहिए, बेसिलस सबटिलस, ऐसे सारे जीव होना चाहिए। और कीटाणु ये नहीं होना चाहिए, कीटाणुओं की संख्या बहुत कम, 1000-2000 कॉलोनी प्रति ग्राम। जीवाणुओं की संख्या कम से कम 2 करोड़ प्रति ग्राम होना चाहिए, इसको बोलते CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट कहलाता है। तो 2 × 10⁻⁹ होना चाहिए, और कीटाणु तो 2 × 10⁻² भी हो, उससे ज्यादा ना हो, या 3, बहुत कम होना चाहिए। और ये निस्तेज होना चाहिए। मिट्टी अगर पॉजिटिव रहेगी, अगर मिट्टी निगेटिव रहेगी तो ये क्रियाशील रहेगा, ये निस्तेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर मिट्टी पॉजिटिव है तो ये सक्रिय हो जाएगा जीवाणु, और ये निष्क्रिय हो जाएगा। और मिट्टी निगेटिव है तो ये सक्रिय रहेगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो मिट्टी को पॉजिटिव रखना है तो इस अपने आप जो है हमारी खेती चल पड़ेगी, कोई बीमारी आना नहीं है, फिर ताकतवर रहेगा पौधा।
तो ये वर्तमान स्थिति में मैंने बात की, पर मैं वापस जो है टीसीबीटी कृषि व्यवस्था में लेके आ रहा हूं, क्योंकि करना तो हमें इसी मेथड पर खेती है। तो टीसीबीटी कृषि व्यवस्था में पंच महाभूतों का संतुलन, भूमि तत्व, ये भूमि तत्व जो है आधार तत्व है, माता तत्व है, ये स्ट्रक्चर खड़ा करता है। ये तत्व चूंकि माता तत्व है, इसलिए इसके पांच जो है स्रोत दिए हैं, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। जमीन से निकालेंगे रूप, गगन से निकालेंगे रंग, वायु से निकालेंगे गंध, अग्नि से निकालेंगे स्वर, नीर से निकालेंगे स्पर्श। तो ये चूंकि माता तत्व है, आवश्यक तत्व है, आधार तत्व है, इसलिए जो है प्रकृति ने इसको 5 जगह से लेने की आपको व्यवस्था दी है। ठीक है, रूप, फिर जो दूसरा है रंग, तीसरा है गंध, चौथा है स्वर और पांचवा स्पर्श। 5 व्यवस्था है। कहीं से भी आपको भूमि तत्व की पूर्ति करनी है। इसकी कमी होती तो पत्तियों में टेढ़ापन आता है, पत्तियों का आधा भाग सूख जाता है, तने में गठाने पास पास बनते हैं। जैसे आपने गन्ने में देखा हो, गठान पास पास बनता है। आपका जो है पपीते में क्या होगा कि पपीते में पास पास फल आएंगे, छोटे छोटे फल रहेंगे। फलों का आधा गलना, आपने देखा होगा कैल्शियम ही रहता तो आधे से गल जाते, पपीते भी पीछे से गलने शुरू हो जाते हैं। ये कैल्शियम की कमी है। फलों के अंदर इल्लियों का आना, है ना, और रसचूसक कीटों का आना, ये सब भूमि तत्व की कमी के लक्षण हैं। स्थायी उपाय क्या है? लाल, पीली, सफेद मिट्टी, गोवर्धन खनिज खाद डालें, ये उपाय है। भस्म रसायन और सोल का सुपर सॉइल, ये जो सोल है, सोल इसका सुपर सॉइल, इसमें भी सब खनिज तत्व है, विशेषकर जिंक है। अणुजल और फसल घुट्टी, अभी हम बताएंगे फसल घुट्टी, अणुजल, ये भी जो है आप डालेंगे तो इसकी पूर्ति होगी। जीवाणु जल, सजीव जल, पंचगव्य घोल डालेंगे तो जीवाणु आके और जो है खाना बना के पौधे को देंगे और भूमि तत्व की पूर्ति होगी। तात्कालिक उपाय में 20% ऊर्जा, जल और खनिज रसायन मिलाकर स्प्रे कर दो। नैनो नत्रजन, ओकेपी, ये स्प्रे करो, गंध चिकित्सा करो, तात्कालिक उपाय भूमि तत्व पूर्ति की होगी। इसलिए मैंने ये जो है भूमि तत्व प्राप्ति के ये 12 उपाय मैंने आपको इसमें लिख दिया है कि रस चिकित्सा में ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, जैव रसायन, मिट्टी द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य, ये डाल के आप जो है आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेंगे। पर अणु जल में मात्रा, ये ऊर्जा जल में मात्रा कम रहती है, जैव रसायन में कम रहती है, छाछ द्रव्य रसायन में कम रहती है, इसलिए अब महत्वपूर्ण आपका अणु जल है। ठीक है, जीवाणु जल तो डालना ही है। जैव रसायन जो है ये अणु जल को पचाने का, यानी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने का काम एंजाइम, एल्कलाइंस वगैरह देता है, आवश्यक है। मिट्टी द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, इसी के रस भस्म चिकित्सा में भस्म रसायन, बहुत अच्छा ये फार्मूला है टीसीबीटी का। इसमें 87 से ज्यादा मिनरल्स हैं। ठीक है, 87 से ज्यादा मिनरल्स हैं इसमें, 87% नहीं तत्व हैं। और अग्निहोत्र भस्म में तो जो है 47 तत्व जांच लिए गए हैं इसमें, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में अग्निहोत्र भस्म, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। गंध चिकित्सा से भी हम दे सकते हैं, रंग चिकित्सा से भी दे सकते हैं। तो ये जो है भूमि तत्व पूर्ति के उपाय हैं। फिर वायु तत्व पूर्ति के उपाय। वायु तत्व की कमी से क्या होता है? वायु तत्व जो है ये प्राण है, हर कोशिका को ऑक्सीजन जाके उसको जीवन मिलता है। हमारे माइट्रोकाइंड्रिया, यानी जो ये टिश्यूज है ना, यहाँ एक माइट्रोकाइंड्रिया है ऐसा, यहाँ तक जाना चाहिए ऑक्सीजन, तब जाके टिश्यूज जिंदा रहता है। और ये टिश्यूज में कैल्शियम ज्यादा है तो हड्डी में जाएगा, विटामिन ए है तो आंख में जाएगा। तो इसको टिश्यूज को जीवन देने का काम, प्राण देने का काम ये ऑक्सीजन, प्राण वायु करता है। इसलिए आवश्यक है हमारे हर अंगों में ऑक्सीजन जाने की, वैसे पौधों में भी। तो इसकी कमी होती है तो पौधों की चमड़ी ऊपर की सूख हो जाती है। आपके पपीते की जो है पत्तियों में जो है सूखापन जैसा दिखेगा, रौनक नहीं रहेगी। चमड़ी जो है, तने की चमड़ी सूखी रहेगी, हल्की पपड़ी निकलती है। फलों में स्वाद नहीं रहता और नसें उभर जाती हैं, फल में भी और तने में भी। तो ये जो है पपीते में लक्षण दिखते हैं इसकी कमी के। स्थायी उपाय क्या है? हरी खाद, जीवाणु कंपोस्ट खाद डालें,
और मिट्टी में गर्मी में दरारें पड़ने दे, जुताई नहीं करना, दरारें पड़ने दीजिए, फिर सिंचाई करके जुताई करना। अभी क्या होता है, लोग जो है जुताई कर देते, दरार ही नहीं पड़ता, दरार पड़ता है हवा अंदर तक जाता है, जितना हवा अंदर तक जाएगा उतना ज्यादा, इसलिए गर्मी में जमीन को पड़े रहने दे, बाद में जुताई करनी चाहिए। इसके एक और लाभ है, फसल काटने के बाद जमीन की जुताई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन फिक्स हो जाएगा, अगर जुताई कर देंगे तो कार्बन उड़ जाता है। तो ये दोहरा लाभ है, इसलिए दरारें पड़ने दे, वायु भी जाएगा, कार्बन भी बढ़ेगा। जीवाणु जल के साथ सिंचाई में जीवाणु जल और जैव रसायन मिला के करेंगे तो उससे भी जो है काफी एयर मिट्टी में जाता है। तात्कालिक उपाय में ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म, यानी ऊर्जा जल का स्प्रे करिए, और जैव रसायन तो वायु तत्व की पूर्ति होती है। फिर गगन महाभूत की ये आवश्यक है, ये जो है गगन महाभूत क्या करता है, जो है जैसे मनुष्यों में, पुरुषों में शुक्राणु और जो है महिलाओं में अंडाणु का निर्माण ये करता है, स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करता है, प्रजनन तत्व सक्रिय करता है। और पौधे का प्रजनन तत्व क्या है, पर्याप्त फूल आना और फूलों में पर परागण होना और फिर उन फूलों का फल बनना। तो अगर गगन तत्व की कमी होगी जिस भी खेत में, तो सबसे पहले तो अगर बीज में गगन तत्व की कमी है तो अंकुरण ही नहीं होगा, दूसरा अंकुरण हो गया तो उस तने का वजन बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि वजन बढ़ाने का काम जो सबसे सूक्ष्म तत्व है गगन तत्व, तो वजन कम रहेगा, फिर उससे फूल बहुत झड़ते हैं, अगर गगन तत्व नहीं रहा तो फूल बहुत झड़ जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई नहीं आती पौधे में, पत्ते छोटे रहते हैं। इसमें क्या स्थायी उपाय है, सूर्य तत्व गौमूत्र हमको 10 लीटर सिंचाई जल के साथ देना है, मृदा सौरीकरण करें और फूल आने के पहले पौधों में तान दें, ठीक है, कुछ दिन के लिए पानी बंद करना है। तो ये उपाय है गगन तत्व। तो अग्नि तत्व जो है ये भी होना बहुत आवश्यक है, और अग्नि तत्व सम होना आवश्यक है, मतलब ज्यादा हो गया तो नुकसान, कम हो गया तो भी नुकसान। अब अमूमन अग्नि तत्व सब जगह घटा हुआ है, मिट्टी की भी, मनुष्य की भी। मनुष्य की अग्नि तत्व घटा तो क्या लक्षण है, ये आंखों की ये पुतलियां जहां काजल लगाते सफेद, जीभ सफेद हो जाएगा, नींद बहुत आएगी, सर्दी खांसी जुकाम होगा। वैसे ही पौधों का भी अग्नि तत्व घट गया तो क्या होगा, पौधों में रस चूसक कीटों का हमला होगा, फंगस आएगा, वायरस आएगा, ठीक है, क्योंकि जो है अग्नि तत्व वो सल्फर से बढ़ता है, तो सल्फर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर ये तत्वों की कमी होगी तो रस चूसक कीट तो आएंगे आएंगे, फंगस और वायरस भी आएगा। तो एक बड़ी समस्या है खेती में अग्नि तत्व घटने की। तो इसकी पूर्ति का उपाय क्या है, इसकी पूर्ति का उपाय है सोल का जो भस्म रसायन है ये, या सुपर सॉइल है, इनमें जिंक, मैग्नीज, कॉपर है, जो है भस्म रसायन 3-4 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय, सुपर सॉइल 2 किलो प्रति एकड़ भुरकाव करके और जो है पौधे लगाने हैं, बुआई के पहले ही, जो है बेड बनाने के पहले ही भुरकाव करके। लाल पीली और जो है लाल पीली मिट्टी भी डालना चाहिए, इनके अंदर भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और जिस मिट्टी में आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, तो अच्छी किस्म की लाल पीली मिट्टी डालनी चाहिए। इसके अलावा जो है सूर्य तत्व गौमूत्र, लाल और पीले बोतल में गौमूत्र को 3-4 महीने धूप में रखो, फिर उसके बाद एक पंप में 200 ml डाल के स्प्रे करो, पौधे का पित्त एकदम से बढ़ता है। इसके अलावा नैनो खनिज, ऊर्जा जल और नैनो खनिज का भी स्प्रे करेंगे तो पित्त तत्व बढ़ जाता है। तो ये हो गया भैया कमी के उपाय। अगर पौधे में कम है अग्नि तत्व, लेकिन अग्नि तत्व बढ़ गया तो, अमूमन ऐसा कम होता है लेकिन बढ़ने के भी नुकसान है। बढ़ गया तब जो है हमको उसमें जो है पत्तों में पीलापन आ जाएगा, फूल एकदम से झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पंचगव्य 2% का मीठे जल, पंचगव्य और या अणु जल का स्प्रे करना, जिसमें जैव रसायन होता है, तो वो जो है इसका पित्त घट जाता है। तो ये व्यवस्था अग्नि तत्व में हो गया। ऐसे ही जो है फिर अभी मैं आपको बताता हूं जल तत्व। जल तत्व भी जो है हमारी मिट्टी में पर्याप्त होने चाहिए। जल तत्व की कमी के क्या नुकसान हैं? जल तत्व की कमी के नुकसान हैं कि वापसा नहीं बनेगा,
पौधों को जो है पूरा खुराक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जल ही प्रत्याहार करता है। हर अंगों को जीवन देने का काम जल ही करता है। ये जो टिश्यूस होता है ना, टिश्यूस जो है ऐसा टिश्यूस होता है। इस टिश्यूस के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, यहां तक जाना चाहिए जल, ठीक है, तब जीवन पूर्ण होता है एक एक टिश्यूस का। फिर जिस टिश्यूस में आयरन होगा वो फूल खिलाएगा, जिसमें फास्फोरस होगा वो तना बनाएगा, जिसमें पोटास होगा वो फल या दाने बनाएगा। तो एक एक टिश्यूस का जीवन पूर्ण होना चाहिए। जीवन पूर्ण करने का काम जल तत्व करता है। तो जल तत्व की कमी हो गई तो पत्तियों का ऊपरी भाग सूख जाएगा। जो ऊपरी भाग है ना कोना कोना का, वो सूख जाता है, चमक कम पड़ जाती है, मुरझाने लगते हैं, फलों का स्वाद मतलब कम हो जाता है, स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि रस नहीं है तो स्वाद कहां से आएगा, रस भी कम हो जाता है। इसके जो है उपाय क्या क्या हैं? बहुत सारे जल तत्वों की, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, भूमि जल, मीठा जल, सजीव जल, ये सब जो है फार्मूले अपनी ये डालेंगे, जल तत्व की पूर्ति होगी। और हर चीज को मैं जल के साथ इसलिए डलवाता हूं क्योंकि न्यूट्रिशन की भी पूर्ति होती है, इससे प्रत्याहार करता है। हर अमावस्या पूर्णिमा में भूमि जल जो है अगर आपने डाला, हर अमावस्या पूर्णिमा में सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल में अग्निहोत्र भस्म 100 ग्राम, फिटकरी 100 ग्राम, गौमूत्र 10 लीटर और 10 लीटर पानी, चारों को मिला के अगर हर अमावस्या पूर्णिमा डालते हैं तो जहां पर आधा एचपी का मोटर चलता है वहां 5 एचपी का चलने लगेगा। 5 साल से जो मोटर बंद पड़ा है वहां जो है 5 एचपी का मोटर शुरू हो गया। हमारे बहुत से किसानों का कुएं में पानी आ गया, बहुत से किसानों को दाना है टीसीबीटी में। और हर एकादशी को सुबह के समय में कच्चा दूध और शाम के समय में जैव रसायन पानी के साथ 1-1.5 लीटर दूध को, कच्चे दूध को 10 लीटर पानी मिला के सिंचाई स्रोत में डाल दो। ऐसे भी शाम को जैव रसायन आप 2-3 लीटर जैव रसायन, 5 लीटर जैव रसायन तक 10 लीटर पानी मिला के जमीन पे डाल दो। एकादशी में करना है काम, इसको बोलते हैं मीठा जल, इस फार्मूले को। तब भी आपकी जो है खेती में पानी आ जाएगा। तो पानी की पूर्ति का ये अच्छा जो है साधन है। इसके अलावा जिप्सम डालें। ये जिप्सम में जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। इसके अलावा अभी जो है सोल का जो है सफेद खनिज एक आया है, सफेद खनिज। ये सफेद खनिज भी आप क्या है, इसको भी आप अगर खेती में डालते हैं सफेद खनिज को तो ये भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। इसके अलावा माइकोराइजा डालिए। सोल में महिराजा के नाम से ये अपने एफपीओ का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्रोडक्ट है महिराजा। ये 250 ग्राम लगता है मात्र, नैनो महिराजा। इसका उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा तात्कालिक उपाय में जल की पूर्ति के लिए सिंचाई स्रोत के पास जो एक फूल रखो, माथा जमीन से टिका और गंगा माँ से प्रार्थना करो, हे गंगा माता यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। ऐसा बोलते ही पानी की ताकत बढ़ जाएगी। जहां 5 सिंचाई लगता है वहां पर 3 सिंचाई लगा गेहूं में, ठीक है। सोयाबीन में बारिश नहीं हो रही थी, लगातार प्रार्थना किया, पानी की स्थिति बनी रही, पड़ोसी का खेत जो है मुरझा गया, बहुत ज्यादा सूख गया, इनकी खेत में पानी की कमी के लक्षण नहीं दिखे। ऐसे हमारे कुछ किसानों का रिजल्ट है केवल प्रार्थना करने से, और इसके कई प्रयोग मैंने प्रशिक्षणों में बताए हैं। तो इस तरह से हम जो है जल तत्व पंच महाभूत पूर्ण करेंगे तो ये सारे पंच महाभूत हमारी खेती में काम करेंगे। हमको केवल निश्चित नक्षत्र में पौधा बोना है, पर किंतु अभी हमारी मिट्टी खराब है, पंच महाभूत असंतुलित हैं, ठीक है। तब हमें पंच महाभूतों को संतुलित करते हुए यानी भूमि उपचार करते हुए, इसका नाम मैंने दिया भूमि उपचार, यानी भूमि उपचार करते हुए मैं आपको पपीते की खेती बता रहा हूं। यानी दोहरी लागत आएगी, भूमि उपचार भी करना है क्योंकि मिट्टी में अभी पंच महाभूत असंतुलित है, उसके तो बहुत जरूरी है ना। मिट्टी अस्वस्थ रहेगी तो आप फसल कैसे लेंगे। भौतिक, रासायनिक, जैविक संरचना खराब है, आधुनिक संदर्भ में बोलेंगे, पंच महाभूत असंतुलित है। तो भूमि उपचार करते हुए मैं पपीते की खेती बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो है पपीते की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे। तो पहले तो अच्छी मिट्टी चाहिए, जीवाणु युक्त मिट्टी चाहिए, नहीं है तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो है ये सीवीआर महोदय दक्षिण भारत के एक किसान है,
और बहुत अच्छे जो है इन्होंने एक इनोवेशन किया CVR का। ये JCB से 5 फुट गहरी नाली बनाना है, 5 फुट, ठीक है, 5 फुट नाली हमको ऐसे 5 फुट नाली बनाना है JCB से, और इस मिट्टी को पूरे खेत में निकाल के फैला देना है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? 5 फुट गहराई तक बहुत से मिनरल्स हैं, अणु हैं। जब इसको निकाल के खेत में फैला दोगे तो मिट्टी में अणु, कई तरह के न्यूट्रिशन चले जाएंगे, क्योंकि जीवाणुओं को भोजन करने के लिए अणु चाहिए, तो अणु हमें डालना पड़ेगा। सबसे सरल स्रोत हमारी खेत भाई मिट्टी यानी क्या? मिट्टी में फास्फोरस है, पोटास है, जो है आयरन है, मैग्नीज है, ये सब तत्व तो अभ्रक होते हैं। कुछ जिंक आयरन जरूर थोड़ा और गहराई में होते हैं, पर इतनी मिट्टी में काफी मिनरल्स मिल जाते हैं। बाकी मिनरल्स की पूर्ति अपना भस्म रसायन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से और हमको जो है न्यूट्रिशन अणुओं की पूर्ति हम कर लेंगे। तो एक CVR टेक्निक है, मिट्टी निकालो, खेत में फैला दो, फिर उस बाद खेत की जुताई करो, अच्छे से जुताई करके समतल कर लो। समतल करने के बाद ऐसे घार निकाल लेना, ठीक है। हमें लाइन से लाइन 6 फुट निकालना है ना, तो ऐसे 3-3 फुट की घार निकाल लेना। एक घार में लगाएंगे, एक घार छोड़ेंगे, तो 6 फुट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसे जो है रिज्ड बेड, आजकल सब लोगों को पता है रिज्ड मतलब बेड निकालने का ट्रैक्टर में के पीछे मशीन होता है, तो वो लगा के आप कर लें। फिर अब क्या हो गया? अब हमको करना बीज एवं नर्सरी की तैयारी। तो मैं तो चाहता हूं आप अपने देसी बीज उपयोग करो, पर देसी बीज में एक समस्या है। देसी बीज में क्या समस्या है भाई? इसमें नर मादा दोनों जो है एक ही में होते हैं और पहचान नहीं आता। हम जो है सामान्यतः पहचान नहीं कर सकते, है ना, नर और मादा। यदि हमने जो है पौधे लगा दिया और उसमें 50% नर निकल गए तो उनमें तो फल ही नहीं आना है, तो ऐसे उत्पादन आधा घट जाएगा। तो प्रयास करो, अच्छे बीजों का पहचान करो। और नर जो होता है थोड़ा ठोस होता है ना, मादा थोड़ी सी जो है शंकुआकार होती है, थोड़ी चपटी होती है और हल्की लंबी होती है। तो ऐसे बारीकी से नर मादा की पहचान सीख गए तो आप लगाओ नर्सरी। और देसी नर्सरी, देसी बीजों की नर्सरी लगा रहे हो तो 2 बार लगाओ, 15-15 दिन के पहले, 15 पहले लगाओ, फिर 15 दिन बाद फिर लगाओ, ताकि जो है आपको अगर अतिरिक्त पौधों की जरूरत पड़े तो पौधे मिल जाए। तो देसी बीज नहीं है तब फिर जो है आप ले सकते हो। अभी किसानों के बीच में जो प्रचलित वैरायटी है वो मैं बता रहा हूँ। एक रेड लेडी सब कोई लगाते हैं, जिसको ताइवान जो है बोला जाता है ना। और एक जो है एक और आइसबेरी जो है एक कंपनी है उसकी आती है, ये भी काफी लोग लगा रहे हैं। देसी बीजों में और एक किस्म है 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर एक किस्म है, इसके पौधे ही बना के महाराष्ट्र के बहुत से नर्सरी वाले देते हैं 15 नंबर का देसी बीज। इसमें बीमारी नहीं आती और इसमें स्वाद भी अच्छा रहता है। ये पौधे ही देते हैं, ठीक है। तो आप बीज खरीद लें और कैसे उसको करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो ठीक है, जो आपको वैरायटी लगाना है वो आप पसंद कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं तो केवल जो है ये सब बीज रासायनिक खेती से पैदा है, तो ये पंगु बीज हैं, पंगु। इनमें पंच तत्व नहीं है, पूर्ण नहीं है पंच तत्व इन बीजों में। इनको पूर्ण कराना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बीज, तो बीज को सबसे पहले धूप दिखाइए, है ना, 3-4 घंटे शाम की, फिर चंद्रमा की रोशनी दिखाइए। फिर बीजों के ऊपर क्या है कि बीजों के ऊपर ऊर्जा जल और जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन का स्प्रे कर दीजिए। जैसे आपका ऊर्जा जल कैसे बनाएंगे? ऊर्जा जल 10-15 लीटर पानी है, उसमें 15-20 ग्राम जो है अग्निहोत्र भस्म डाल दीजिए, 5 ग्राम उसमें फिटकरी डाल दीजिए और 50 ग्राम कड़वा जैव रसायन एलोवेरा का बना हुआ, नीम का, वो डाल करके और बीजों पर स्प्रे कर दीजिए। उस बीज को जो है आपको पॉकेट में बोना है। बोने के बाद उसमें बोते समय उसमें माइकोराइजा भी मिला लीजिएगा, महिराजा, रूट बढ़ाने के लिए बढ़िया ऐसे बोइएगा। अब जो आपका पौधे बना के देते हैं उनसे आग्रह करो कि भाई हमको पौधे आप बना रहे हो वो TCBT पद्धति से बनाओ। जो भी पौधे उगाने वाले लोग हैं उनको बोलो कि भाई TCBT पद्धति से लगाओ। TCBT पद्धति यानी क्या? यही, उनसे बोलो भैया सूर्य दर्शन कराओ, धूप दिखाओ, चंद्र दर्शन कराओ, बीजों से प्रार्थना भी करो,
छूट गया था। प्रार्थना करना, हे बीज मैं आपको अपने इस खेत में लगाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। और चंद्रदेव से भी प्रार्थना करो, हे चंद्रदेव इन बीजों को हम जो है लगाने जा रहे हैं, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। क्योंकि चंद्रमा वनस्पतियों का देवता है, उनसे प्रार्थना बहुत जरूरी है। चंद्रमा तय करता है कौन सा बीज कब उगेगा, कौन सा बीज फूल, कौन सा पौधा कब किस नक्षत्र में फूलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे साल भर अलग अलग तरह के जो फूल आते हैं वो चंद्रमा ने तय किए, कौन सा बीज कब उगेगा, कब फूलेगा, कब फलेगा। इसलिए उनसे प्रार्थना आवश्यक है। फिर बीज शोधन करना, यानी वही ऊर्जा जल और कड़वा जैव रसायन डालो और महिराजा यानी माइकोराइजा डाल के उगाओ। तो नर्सरी वालों से आप बोलो ऐसा करके देंगे जिसमें ऊर्जा जल रहे। और नर्सरी में क्या है, लगभग ये 45 दिन का पौधा देते होंगे, 45 दिन में पौधा रेडी हो जाता है लगाने के लिए। तो बीच बीच में इसमें ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल का स्प्रे करते रहे, पौधा एकदम स्वस्थ आएगा, कड़क पत्ती रहेगी, कहीं कोई नहीं, एक तो चमक दिखेगा पौधे में। तो टीसीबीटी पद्धति से अगर नर्सरी वाले लगाते हैं तो बिल्कुल नर्सरी वालों से लीजिए, नहीं तो उनसे बोलिए पहले टीसीबीटी सीखिए और उसके हिसाब से हमको लगा के दीजिए। क्योंकि डिमांड आप जैसा किसान डिमांड करेगा, नर्सरी वाला वैसा काम करेगा। फिर क्या है, खेती की पूर्व तैयारी भी हमको करनी है। तो हमको क्या करना है, एक जो है ये नर्सरी के लिए एक जो है कि भाई ऊर्जा जल, अणु जल, अन्न द्रव्य रसायन, फफूंद भक्षक घोल, कीट भक्षक घोल, ये 45 दिन में तैयार होता है। ये तैयार होके देने के लिए नर्सरी वालों से बोलना है ना। ये मैंने इधर लिख दिया था। ये सब डालेंगे तब जो है आपका जो है पौधा। और इसमें कीट भक्षक में कीट भक्षक V+ और जो है कीट भक्षक PM+, पेसिलोमाइसिस, P यानी पेसिलो और M यानी माइसिस प्लस। इसका जो है इसका भी फर्मेंट करके 200 लीटर पानी में डाले, 2 किलो गुड़ डाले, 6-7 दिन फर्मेंट कर दे, फिर इसको डाले। तो जड़ों में किसी तरह का निमोटोड लगाने पर भी नहीं आएगा, उगते समय भी नहीं आएगा, लगाते समय भी नहीं आएगा। तो इस तरह से नर्सरी के पौधे तैयार करने को बोले। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो है नर्सरी से पौधा आ गया, ये तैयार है नर्सरी से पौधा, है ना। ये पौधा आपका तैयार है। अब क्या करना है आपको कि पौध लगाने के लिए आपको तैयारी करनी है। तो हमने जुताई कर लिया है, घार मत बनाइए। पहले गोवर्धन खनिज खाद डालिए 50 किलो, उसमें 250 ग्राम 250 ग्राम महिराजा डाल के पूरे खेत में फेंक दीजिए। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी फेंक दीजिए। और खनिज मिट्टी कितना कितना, लाल मिट्टी फेंकिएगा लगभग 2 क्विंटल, ठीक है। और पीली मिट्टी फेंकिएगा कम से कम 1 क्विंटल। और सफेद मिट्टी फेंकिएगा तो 2 क्विंटल। और एक मिनरल मिक्सचर आता है, यानी सफेद खनिज सोल का आता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और भी मिनरल्स देता है। ये 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद, 50 किलो महिराजा 250 ग्राम, ये सब को मिला के खेत में फेंक दीजिए। फिर जो है सिंचाई कर दीजिए हल्का ऊर्जा जल का, 1000 लीटर ऊर्जा जल, तो पूरी मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी मिट्टी निगेटिव होगी, निगेटिव मिट्टी हाथ में रखेंगे ताकत घट जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा जल डाल के और फिर उसके बाद जो है जब मिट्टी थोड़ी सोख ले तब उसमें जो है ऐसा बेड निकाल लें। और बेड निकालने के बाद केवल चिन्ह बनाएं, जहां जहां पौधा लगाना है वहां वहां थोड़ा थोड़ा चूना डालना है, चिन्ह बनाने के लिए, चूना डालने के लिए चिन्ह बनाना है। तो कैसे बनाएंगे चिन्ह? चिन्ह आप बनाइए, पौधे से पौधा जो है, देखो 2 तरह से पौधे लगते हैं। एक तो पौधे से पौधा 6 फीट और एक लगता है ये जो है पौधे से, ये लाइन से लाइन तो 6 फीट है, ठीक है। और पौधे से पौधा 7 फीट या 8 फीट रखना चाहिए, ठीक है। यानी लाइन से लाइन 8 फुट और पौधे से पौधा 6 फुट। और ये भी जिग-जैग रखना। जिग-जैग मतलब यहां आपका पौधा है ना, ये दूसरा पौधा यहां होना चाहिए, तीसरा इधर होना चाहिए, चौथा इधर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अंतर आ जाता है, ठीक।
तो ये जो है केवल आपको चूना थोड़ा थोड़ा रखना है जिस जगह पर क्या करना है, जिस जगह पौधा लगाना थोड़ा थोड़ा। क्यों रखना चूना? क्योंकि कैल्शियम चाहिए बहुत मात्रा में। इसको आपके पपीते को कम से कम 40-50 किलो चूना रख दो खेत में, जहां जहां। एक तो निशान का निशान बन गया, फर्टिलाइजर का काम अलग करेगा। फिर जहां चूना बना है वहां पर क्या है, ड्रिप से पानी लगाइए, ठीक है। या तो पहले ड्रिप एक बार चला दो और जहां जहां पानी गिरे वहां वहां चूना आप डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जहां पर पौधा लगाना है वहां केवल खुरपी से अच्छा गीला कर लो, 2-3 दिन 4 दिन अच्छा पानी चला के पूरा गीला हो जाना चाहिए। ये पूरा जगह क्या है, गीला हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर वहां पर क्या करना है, जो है थोड़ा खुरपी से थोड़ी मिट्टी हटाना, बस इतना सा। और वहां पर जो है अणुजल डाल देना है। क्या डालेंगे? अणुजल। अणुजल में क्या क्या है? अणुजल में भस्म रसायन है, जैव रसायन है और षड्रस है। तो भस्म रसायन जो है उसमें 0.5% का घोल कराइए, थोड़ा ज्यादा घोल है ना। और जो है जैव रसायन कितना रहेगा? जैव रसायन कम से कम 2% रखिए, 100 लीटर में 2 लीटर। और षड्रस, षड्रस ये अच्छा, इसमें ये 3% रखिए। इतना जो है आप घोल बना के, और जहां जहां है थोड़ा सा बस मिट्टी खींचना है, उसमें ये अणुजल डालना है जिसमें ये तीनों चीजें होती है। गीला हो जाएगा, फिर वहां आपको पौधे को बस रख देना है। और रखेंगे कैसे? पॉलिथीन निकालिएगा, थोड़ा सा जो उसकी जो है जड़ें गूथी रहती है, तो जड़ों को हल्का सा हिला लीजिएगा। थोड़ा जल इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, एक आध दो टूटेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो गोल गोल रहता तो वहीं पड़ा रहता, ग्रोथ नहीं करता। तो जड़ों को जो है थोड़ा सा हिला लीजिएगा और फिर ऐसे रख देना, जड़ों को फैलाते हुए, बस इतना करिएगा। ये आपके पौधे लगते चलेंगे, जिग लगाना है, ठीक है। लाइन से लाइन 7 फीट भी छोड़ सकते हो, 8 फीट भी छोड़ सकते हो, इतना छोड़ना चाहिए। पौधे से पौधा 6 फीट जिग, ठीक। देखिए ये भी सब जिग है ना, ऐसे ही। अब आगे क्या करना है? अब है फसल प्रबंधन। तो फसल प्रबंधन के लिए हमको क्या क्या काम करना है? तो फसल प्रबंधन के लिए हमको जो है कुछ चीजें बना के रखना है, कुछ चीजें सोल से बुलवा के रखना है, ठीक है। कुछ चीजें बना के, कुछ चीजें सोल से बुलवा के। तो क्या क्या चीज सोल से बुलवा के रखेंगे? पहले तो बना के क्या रखेंगे? किसान अपने घर पर बना के क्या क्या चीज रखना है? एक तो जैव रसायन रखिए, पपीते के ही जैव रसायन बना सकते हैं। प्रति एकड़ कम से कम जो है 1 साल के लिए प्रति एकड़ कम से कम 500 लीटर जैव रसायन बना के रखिए। अभी चाहो तो 200-200 लीटर से बना लीजिए। जैव रसायन यानी क्या? 140 लीटर पानी, उसमें जो है 45 किलो फल और 15 किलो गुड़, ऐसा डाल के एयरटाइट बंद करके रख दो। 90 दिन में बन जाता है। 21 दिन में बनाना है तो इसमें थोड़ा पानी घटा के, 10 लीटर पानी घटा के 10 लीटर जीवाणु जल डाल दीजिए, जैव रसायन बन जाएगा 21 दिन में। 21 दिन वाला फिर तुरंत 2-4 महीने में उपयोग करिए। और 90 दिन वाला जो बनाएंगे इसको रख सकते साल भर आराम से, 1.5 साल 2 साल रख सकते हैं। तो जैव रसायन बनाइए। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको भस्म रसायन बना के रखिए, है ना। फिर तीसरा जीवाणु जल, ये आप जो है इसकी, और इसके लिए सब खेत में देने के लिए वेंचुरी तो आपका लगा ही होगा, है ना। तो ये सब आप जो है बना के रखिए। इसके अलावा सोल से क्या क्या बुलाएंगे? सोल की वेबसाइट है, ये सोल का वेबसाइट है, सोल दुकान पे आप जाइए और यहाँ से पपीते की खेती के लिए, क्योंकि पपीते में बहुत आवश्यक है,
माइक्रोन, एक तो यहाँ से आप बुलाइए सबसे पहले गोवर्धन खनिज खाद, इसको हर 15 दिन में डालना है हमको। गोवर्धन खनिज खाद को हर 15 दिन में पेड़ों की तरफ भुरकाव करना है। तो लगभग जो है, तो अभी शुरुआत में तो बहुत कम लगेगा, मतलब शुरुआत में मात्र पौधे लगाओगे तो 10 किलो लगेगा हर 15 दिन में, 7-8 किलो, 10 किलो भी नहीं। तो लगभग जो है 16 बोरी बुला लीजिएगा साल भर के लिए प्रति एकड़, 25-25 किलो की। फिर दूसरा है भस्म रसायन किट बुला लीजिएगा, अग्निहोत्र किट, भस्म रसायन किट, जीवाणु किट, तीनों मैंने ये प्लस जो है 2 और कर दिया, 3 किट बुला लीजिए। तीसरा सुपर सॉइल जरूर बुलाइए जमीन पे डालने के लिए। एक बार जमीन पे बुआई करते हैं और रोपाई करते, घार बनाते उसी समय 2 केजी डलवा दीजिएगा, और जब निंदाई गुड़ाई करते उस समय भी 1-1 किलो, ऐसे 4 किलो आप बुला लीजिएगा, ठीक है। फिर सुपर सॉइल के बाद तीसरा आपका सूरपाल भी बुलाइएगा, ठीक है। इसको शुरू में 1 किलो, बीच में 1 किलो, फिर 1 किलो, ऐसा 3 किलो ये भी डालना है। फिर उसके अलावा चौथा ओकेपी बुलाइएगा, क्योंकि पौधे को ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक पोटास फास्फोरस ओकेपी ये बुला लीजिएगा कम से कम 3 लीटर, 6 बार देने के लिए हो जाएगा। फिर नैनो पोटास बुला लीजिए, पोटास की बहुत जरूरत पड़ती है, ये 5 लीटर बुलवा लीजिए, ठीक है। ये भी 5 लीटर करिए, जरा कम होगा, बीच में इसको भी मात्रा अच्छी देनी है। और नैनो खनिज ये भी बुला लीजिएगा 5 लीटर। और नैनो खनिज के बाद नैनो त्रिशूल बुला लीजिएगा, ये त्रिशूल फंगिसाइड है, ये एक्स्ट्रा रख के रखिएगा, 500 ml 2 डिब्बी बुला के रख लीजिएगा। मान लो कभी कोई फंगस ऐसा आया तो मिला के स्प्रे करने के लिए काम आएगा। इतनी चीजें आपको बुला के रखनी है। इसके अलावा जो है V+ M+ भी बुलाइएगा, फफूंद भक्षक V+ और भक्षक PM+, ये भी बुला लीजिएगा। ये भी लगभग ये 2-2 लीटर बुलवा लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा और क्या है, पूर्व तैयारी में एक और चीज रह गया था, चौथा अपन फसल भुट्टी आपको देना है। ये भी DAP का सब्स्टिट्यूट है, फसल भुट्टी। इसमें क्या क्या लगता है, इसमें लगता है चूना, नमक और खली, सरसों की खली लगती है 20 किलो एक बार में, 200 लीटर पानी में 20 किलो खली, तो लगभग 1 क्विंटल खली की व्यवस्था करिए। प्लस इसमें 5 किलो जो है नमक लगता है एक बार में, तो कम से कम 6 बार देंगे तो 30 किलो नमक है ना। और प्लस एक बार में 2 किलो चूना देते हैं, और चूना पहले भी 50 किलो डाल रहे हैं, तो लगभग चूना भी आप 1 क्विंटल बुला के रखिएगा। तो इतना फसल भुट्टी के लिए इतनी चीजें बनाएं, और ये 200 लीटर के ड्रम में इसको डालते रहते हैं। जब भी आपको अमावस्या पूर्णिमा जब भी सिंचाई करते हो, 20 किलो सरसों की खली और 5 किलो नमक और जो है 2 किलो चूना, ये तीनों को मिला करके और 2 दिन रखिए, और सीधे जो है किसी भी जीवाणु जल किसी भी के साथ सिंचाई स्रोत के साथ खेत में जाने दीजिए। बहुत शानदार, वजन बढ़ाएगा, चमक बढ़ाएगा, स्वाद बढ़ाएगा। ये DAP का काम करता है फसल भुट्टी, ठीक। तो इतनी सारी चीजें मैंने कुछ सोल से भी आपको बुलवा दिया, क्योंकि हमें प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, तो इसलिए ये सब चीजें मैं आपको रिकमेंड किया है। अब हमको फसल प्रबंधन पर आना है। तो फसल प्रबंधन क्या करना है, सबसे पहली बात आती सिंचाई फसल प्रबंधन में। तो जरूरत के अनुसार से दे, राजस्थान में हर तीसरे दिन में देना पड़ता है, जहां काली मिट्टी है वहां हर 8-10 दिन में देना पड़ता है।
तो आप जो है सिंचाई अपने हिसाब से करिए। जब भी सिंचाई करते हैं, कृष्ण पक्ष अगर चल रहा है, मतलब पूर्णिमा के बाद जो है, पंचमी षष्ठी के बाद, जब चंद्रमा कम हो जाए, षष्ठी सप्तमी के बाद, तो षष्ठी से लेके और अगले जो है अमावस्या, और अमावस्या के बाद अगले षष्ठी तक आपको ये क्या करना है, अमावस्या के आसपास की अवधि में ऊर्जा जल, अणु जल, छाछ द्रव्य रसायन, फफूंद रोधी, कीट रोधी रसायन, फसल गुट्टी, तो ये तो जरूरत के हिसाब से देना आपको, ठीक है। ये जो है जरूरत के हिसाब से देना, क्या फफूंद रोधी और कीट रोधी अलग से भी दे सकते हो। तो आप ऊर्जा जल, अणु जल, छाछ द्रव्य, फसल गुट्टी, ये चारों को जो है ड्रिप से चलाइए छान करके। हालांकि सब चीज ऐसी कोई चीज नहीं है कि फंसे, फिर भी फसल गुट्टी में एक दो चीज है, सरसों खली हो सकता है वहां कुछ चीजें फंस जाए, अन्यथा वो सब घुल जाता है, आराम से ड्रिप से जाएगा। नाली से भी दे सकते हो। और शुक्ल इसी का स्प्रे भी करना है अमावस्या के आसपास। स्प्रे करेंगे तो 50% ऊर्जा जल, मतलब 100 लीटर ऊर्जा जल, 100 लीटर अणु जल, 50% लिखा है ना, और 10 लीटर छाछ द्रव्य रसायन। छाछ द्रव्य रसायन क्या है, 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ डाल के एयर टाइट 21 दिन रख दो, बन जाएगा छाछ द्रव्य, बहुत अच्छा। कुकर्रा, वायरस सब रोकता है, ठीक है, फंगस, वायरस, कुकर्रा ये सब रोकता है। तो 10 लीटर छाछ द्रव्य रसायन, और जो है फफूंद रोधी या कीट रोधी कुछ बनाए होंगे तो वो जो है 50% वो ले लो, लगभग जो है 250-300 लीटर प्रति एकड़ जो है पानी का घोल बन जाएगा। इसका स्प्रे करना है अमावस्या के पहले एक बार, बाद में एक बार, 2 बार कर दे, और ये ड्रिप से जमीन पे जाने दे। वैसी पूर्णिमा के आसपास, यानी पूर्णिमा के पहले 8-10 दिन और पूर्णिमा के 8-10 दिन बाद तक, ये हमको क्या क्या डालना है, जीवाणु जल या पंचगव्य 2%। जीवाणु जल 100%, पंचगव्य 2% का घोल बनाएंगे तो वो भी 100% हो जाता है। वो बैक्टीरिया हम अणु जल देंगे, अणु जल यानी ये भस्म रसायन, जैव रसायन, षड्रस। अच्छा, इसमें जैव रसायन में ध्यान क्या रखना है कि अगर पौधे में फूल आ रहा है तो खट्टा वाला, और पौधा ग्रोथ ले रहा है तो मीठा वाला चलाना है, और कड़वा तो केवल स्प्रे करने के लिए काम आएगा। तो खट्टा फूल के समय में, और मीठा देना है आपको फल बनते समय और ग्रोथ के समय में अणु जल में, ठीक है। ज्यादा जमीन पे दे रहे हैं तो 10-20 लीटर मिला सकते हो प्रति एकड़, 30 लीटर। स्प्रे कर रहे तो जरूर 1% से ज्यादा मत करना, 100 लीटर में 1 लीटर डालोगे पर्याप्त है। तो इस तरह से जो है पूर्णिमा के आसपास में जीवाणु जल जमीन पे जाने दो, अणु जल जाने दीजिए। अन्न द्रव्य रसायन बहुत पावरफुल है, रूट बढ़ाता है, खूब लंबी लंबी जड़ें, मतलब ये 2-2 वहां लंबी जड़ जो है पपीते की हो जाएगी, क्या ठीक है। अन्न द्रव्य रसायन मेरे उसमें जाइए, यूट्यूब में मैंने सब वो दिए हुए हैं कैसे बनते हैं, है ना। बना सकता है चावल और केवल जो है गुड़ लगता है। फिर षड्रस आंवला और छाछ से बनता है, ये टेस्ट बढ़ाता है। फिर सोल से जो है आप जो ओकेपी और नैनो पोटास लाए, ये भी चलाइए पूर्णिमा के आसपास में, और फसल घुट्टी भी चलाइए। इतना सब चीजें एक साथ चलाइए, अलग अलग 5-6 ड्रम रख लीजिए, बनाते रहिए, चलाते रहिए। कोई चीज फसल घुट्टी खत्म हो गई, फिर से ऊपर से डाल दो, खली, चूना और नमक, बनते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये हर सिंचाई में आप देते रहे, तो इस सिंचाई के साथ जो है ये आप देते रहे। इसका स्प्रे भी करना है, स्प्रे वही अणु जल ले लो 40-50%, 50 से 100 लीटर, जीवाणु जल ले लो 25-30%, ठीक है। अन्य द्रव्य रसायन ले लो जो है 25-30%, और षड्रस ले लीजिए 6 लीटर, ओकेपी और नैनो पोटास ले लीजिए जो है 500 ml, और बस 1, 2, 3, 4, 5 चीजों का स्प्रे, ये 5 चीजों का स्प्रे पूर्णिमा के आसपास 1-2 स्प्रे होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है अभी इसकी निंदाई जब जरूरत पड़े तब निंदाई करिएगा, और जब भी निंदाई करें उसके बाद बढ़िया फसल गुट्टी या निंदाई के पहले गोवर्धन खाद फेंक दो, फिर निंदाई करवाओ, तो उससे क्या होगा, आपकी खाद मिक्स हो जाएगी। और निंदाई के बाद थोड़ी मिट्टी चढ़ाना चाहिए, ठीक है, किसी भी यंत्र से कैसे भी हल्का बेड पे, और बेड बहुत ऊंचा मत बनाइए,
और राजस्थान में तो प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं, वहां कुछ ऐसा साधन भी नहीं है, बिल्कुल उसमें कर सकते हैं, फिर तो मिट्टी चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका, क्योंकि राजस्थान में विपरीत परिस्थिति ना, खुला रेत रहता तो वापसा ही नहीं बनता, जो भी भाप बनेगा उड़ जाएगा, इसलिए वहां के किसान मजबूर है प्लास्टिक मल्चिंग करने को। मल्चिंग हो जाती तो क्या होता है, जो नीचे से भाप बन के ऊपर जो आता है वापसा, वो रुक जाता है, वो मल्च, प्लास्टिक मल्च रोक देता है। इसलिए अच्छे किस्म के प्लास्टिक यूज करिएगा, जो खेती मतलब फसल निकाले उसके बाद पूरा निकल जाए, ठीक है। हाँ, पर्यावरण के अनुकूल भी आजकल जो है प्लास्टिक मल्चिंग आ रही है, वो उपयोग करिए, क्योंकि वहां के किसान मजबूर है। मुझसे भी कई बार बोलते हैं कि भाई लेखराम भाई के यहाँ प्लास्टिक मल्चिंग क्यों है, क्योंकि भाई पूरा का पूरा वहां रेत ही रेत, रेत ही रेत है। अब यहाँ से अगर धूप पड़ी और यहाँ वापसा बना तो पूरा उड़ के हवा में आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं सतह पर, क्योंकि रेत है ना, वहां बहुत ज्यादा हवा है, ऊपर आ जाएगा, तो उसके लिए वो मजबूर है, इसलिए लगाते हैं। और दूसरी बात, उतना जो है घास मल्चिंग के लिए उतना उनके पास व्यवस्था भी नहीं होती। राजस्थान में कहाँ घास और जो है वहाँ ना जो है फसल अवशेष भी नहीं बचता, सब वहाँ गाय खूब है, खा जाती सब फसल अवशेष, तो वहाँ अच्छा महंगा बिकता है, इसलिए वो लोग मजबूर है उधर लगाने को। अब क्या करेंगे हम, निंदाई हो गई, फिर मिट्टी चढ़ाई भी हो गई। अब क्या है, केमिकल खेती में तो भयंकर, मुझे किसान ने बताया 7-7 हजार रुपए का केमिकल लाके डाला जाता है, किसमें, वायरस को रोकने के लिए, जड़ सड़न को रोकने के लिए। कौन सी कंपनी का आता है, किलो में आता है 7। ये कुछ जरूरत नहीं है बंधु अपनी, मैं कंप्लीट पैकेज आप बता रहा हूँ, कुछ नहीं आना है, ठीक है। आप जो है इसमें 80% भी कर रहे हैं तो भी नहीं आना है, रेयर केस होगा तब थोड़ा बहुत वायरस आएगा, आप उसका भी स्प्रे कर देंगे, अभी मैं बताऊंगा, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और उनकी जो है अभी एक किसान से बात हुई, उसने बताया हमारी जो है कम से कम 1 लाख रुपए की लागत आती है हर साल पपीता लगाने में, और उनका प्रोडक्शन जो है 1200 पौधे लगाते हैं, 800 पौधे ही बचते हैं, 400 पौधे मर जाते हैं, ये मर जाते हैं पौधे, ठीक है। 50 किलो प्रति जो है पौध की दर से चाहिए, 400 कुंटल उनको केमिकल में 400 कुंटल पपीता आता है, 3,20,000 का होता है, 1 लाख खर्चा, 2,20,000 बचते। किसान से मेरी बात हुई तो उसका मैंने अभी लिख दिया था इसमें, ठीक है। अपने इसमें तो बहुत बल्ले बल्ले बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आएगा और कोई झंझट भी नहीं है। अभी जो है पौधा लगाते समय 1-2 बातों का और ध्यान रखना, जो है देसी पौधा हो तो डबल लगाना, थोड़ा पास 3-3 फुट में लगाना, ताकि जिसमें जो है अगर वो आ जाए, नर फूल आ जाए तो उनको काट के अलग कर दो। फिर इसके अलावा क्या है, शाम के समय में ही पौधों की रोपाई करना। एक दो चीजें जो छूट गई थी वो बता रहा हूं मैं, शाम के समय पौधों की रोपाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा, दिन में करो तो मुरझा जाते हैं, इसलिए 2 बजे के बाद ही करें, ठीक है। और ज्यादा गहराई न डालें, जमीन से बस एक जमीन के स्तर पे रखें, थोड़ा 1 इंच ऊंचा कर दें। 1-2 चीजें और छूट गई वो भी बताता हूँ। जैव रसायन जैसे अपन बनाएंगे, हर सिंचाई में देना ही है, ठीक है। ये जबरदस्त ग्रोथ, पत्ती एकदम चौड़ी हो जाएगी, हरी कच्च रहेगी, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। देखो मैं नाइट्रोजन की ज्यादा बात इसलिए नहीं किया, जैव रसायन काफी कुछ सहयोग कर देता, हरा कच्च कर देता है, ठीक है। तो ये हर सिंचाई में 20-30 लीटर डालिए, स्प्रे में 1% या खूब से खूब 2% कभी कभार कर सकते हो, है ना। ग्रोथ के समय मीठा वाला जैव रसायन एलोवेरा का डालिएगा, तो एलोवेरा का जमीन पे रूट बढ़ाएगा। फूल के समय खट्टा जैव रसायन उपयोग करना है। और क्या, गोवर्धन खनिज खाद हर अमावस्या पूर्णिमा 15-15 किलो डालना है। सीधे भुरकाव कर दो, बस चले आओ, अपने आप जो है जीवाणु उसको जड़ों तक ले जाएंगे, और जड़ तो ऊपर ही रहती है ना। अन्न द्रव्य रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन या अनिवार्य है, बनाना ही है ना। और क्या है भाई, और है हमारा फास्फोरस और पोटास बहुत ज्यादा पौधे को चाहिए, तो आधा लीटर के बॉटल आते हैं, ये खरीद लेना। चाहो तो 5-5 लीटर के भी बॉटल सोल के वेबसाइट में उपलब्ध है, तो बुला लो इकट्ठे भाई और अपने पास रखो। क्यों कि अभी आपकी मिट्टी में फास्फोरस पोटास की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, जीवाणु नहीं है,
तो हमें ऊपर से देना ही पड़ेगा। तो ये नैनो फास्फोरस पोटास है बढ़िया, इसमें 12% से 18% तक फास्फोरस पोटास है। अब तो इस साल 22% तक का पोटास आ जाएगा। तो ये 22% वाला पोटास यानी बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक में 22% है ना। नैनो नत्रजन भी है, नैनो नत्रजन अभी है जो है 7.8% वाला नैनो नत्रजन है ना। 7.8% वाला नैनो नत्रजन है अभी। और इस अभी तो बढ़ करके और 23% का नैनो नत्रजन आ रहा है, वो भी प्रोटीन से निकाल करके जो नाइट्रोजन एक्सेप्ट प्योर ऑर्गेनिक। केमिकल में 4% वाला है बाजार में। हमारा जो है तो अभी 2 साल से हम 7.8% का सोल का आ रहा है, ठीक है। अब तो 23% का आ जाएगा। तो बढ़िया, जहां भी नत्रजन की कमी हो नैनो नत्रजन ओकेपी मिला के स्प्रे कर देना। पत्ता हरा कच्छ हो जाएगा, ग्रोथ ले लेगा। और जब फल बनने लगे, शुरू में जब पत्ते थोड़ा शुरुआत में 1-2 बॉटल नैनो पोटास भी यूज कर लेना। जब फल बनने लग जाए तो हर हफ्ते जरा नैनो पोटास दे देना, आधा लीटर, बढ़िया अच्छी साइज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फंगस और वायरस के लिए। अभी पूरे देश भर के किसान हलाकान है, जड़ बहुत गलती है, वायरस आता है। तो मैंने पहले भी बताया, ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी कितना लेना है, 100 लीटर लीजिए। कड़वा जैव रसायन 2 लीटर, छाछ द्रव्य रसायन 10 लीटर, नैनो त्रिशूल 100 ml और नैनो खनिज 500 ml, ये पांचों को मिलाइए, है ना। 100 लीटर और इसमें पानी मिला दीजिए। पानी जो है इसमें 100 लीटर और कर दीजिए। और बाकी ऊर्जा जल पानी ही है ना। और अपना जो है इसमें जो है, हाँ 200 लीटर पानी मिलाइए जरा। अभी 100 लीटर ही पानी का कोर्स है ये। 300 लीटर पानी हो जाएगा। इसको स्प्रे कर दीजिए पौधों पर अच्छे से, ऊपर से नीचे। जड़ गलन हो तो नीचे जड़ों पर भी जो है ड्रेंचिंग करिए, ठीक है। ये लिखा था मैंने 100 लीटर पानी। तो ये 100 लीटर पानी और मिलाइए और लगभग कुल 300 लीटर कर लीजिएगा और स्प्रे करिए बढ़िया, ठीक है। और जड़ों में जो है बीच में जो है अमावस्या, मैंने पहले ही बताया, ऊर्जा जल और फफूंद भक्षक घोल देंगे तो जड़ का इसी फंगस खत्म हो जाता है। तो ये फंगस वायरस के लिए आपका हो गया। अब है तुषार पाला, एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए फरवरी में लगाते हैं लोग। अब फरवरी में भी लगाने में इसलिए बंद कर दिए कि उसमें रस्टूसा कीट बहुत आते हैं, तो अपने इसमें तो आना ही नहीं है। अब तुषार पाला से भी घबराना नहीं, आप बिल्कुल जो है आप जो है अप्रैल मई में भी लगाइए, कोई बात नहीं। जब तुषार पाला का कब आता है, जनवरी 1 में आता है। अमूमन 4 से 12 जनवरी के आसपास में तुषार लगता है। अभी थोड़ा सा और खिंच गया तो 15 जनवरी तक उधर बढ़ गया है। तो 10-12 दिन सावधानी रखिए। जिस दिन जो है ऐसा लगे ठंड जो है हवा चलनी बंद हो गई है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उस समय आपको पर्याप्त सिंचाई करनी है। मतलब मिट्टी को पूरा नमी रखना है अच्छे से, एक काम। दूसरा काम, रात को 10 बजे के बाद जो है जहां तहां धुआं जलाएं। रोज दिन में धुआं जलाने की व्यवस्था कर दें। सुबह 4 बजे कई बार जो है तड़के में लगता है तुषार, तो उस समय धुआं करें खेत में। और क्या है, जो है जिस दिन आपको लगे कि भाई ये ठंड ज्यादा पड़ने लगी है तो 6% गौमूत्र, यानी 100 लीटर पानी में 6 लीटर पानी, और जो है ऊर्जा जल, यानी 200 लीटर में सीधे आप जो है 8-10 लीटर गौमूत्र डाल के और सीधे स्प्रे कर दो। तो इससे क्या, पौधा गर्म रहेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलेगा। और बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो फिर जो है सोल ऐप से आप जो है पाला तुषार घुट्टी जो है एक फार्मूला है, आधा लीटर में मिलेगा। इसके अंदर सल्फर है मुख्य तत्व, और भी मिनरल्स है। ये इसका 500 ml इसमें मिला दीजिए किसी में भी और स्प्रे कर दीजिए। पौधा गर्म रहेगा, बिल्कुल तुषार पाला से बचेगा। ग्रोथ नहीं लेगा लेकिन पाला से पूरा बचा रहेगा। आइए, हमने जो अभी तक टीसीबीटी में जो काम किया उसकी लागत जोड़ते हैं। अभी आपको लग रहा हो कि बहुत सारी लागत आ रही, इतने सारे सामान हैं। बस सामान ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा नहीं है। और वो मैं इसलिए आपको ये सब जोड़ के बता रहा हूं कि रासायनिक खेती में तो 1 लाख की लागत आती है, टीसीबीटी में कितनी लागत आ रही है। हमने हाईएस्ट लिया है, हाईएस्ट लागत।
तो जैसे हम जो है 6 बाई 6 फीट में पौधे लगा रहे हैं, तो लगभग जो है 12,000 पौधे लगेंगे। 15 रुपए पौध मिलता है, 18,000 रुपए के पौधे। ये तो रासायनिक में भी उतना ही और अपने में भी उतना ही आएगा। फिर अग्निहोत्र किट एक ही बार लेना है किसान को। भस्म रसायन जो काफी में 2-3 एकड़ में हो जाएगा। कैप्सूल कल्चर 10 एकड़ में होता है, तो ये 6550 रुपए का। फिर लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद खनिज मिट्टी, ये 12,000 रुपए का। ये भी मिट्टी सुधारने के लिए जरूरी है। फिर महिराजा, ओकेपी, नैनो खनिज, नैनो पोटास पर्याप्त मात्रा लिया मैंने 5-5 लीटर, 11,750 हाईएस्ट डोज लिया है इसका। ठीक है। फिर नैनो त्रिशूल, भक्षक V+ और भक्षक PM यानी पेसिलोमाइसिस, ये जो है 4,545 का ये बनता है। फिर गोवर्धन खनिज खाद 8 बैग अभी हम बुला रहे हैं। शुरू में मैंने 16 बैग रिकमेंड किया था, तो उसको जरा चेंज कर ले, 8 बैग कर लीजिएगा। कट करो जरा। अब ये जो गोवर्धन खनिज खाद है, ये जो है ये मैंने 16 बैग बोला है आपको ना, 16 बैग, और ये 16 बैग आएगा 8,880 का। फिर इसके अलावा घर पर बनाने वाली जो सामग्री, फसल भुट्टी, जैव रसायन जो बनाएंगे, उसके लिए 3,000 रुपए जोड़ा है। तो ये जो है आप सब, ये सारी लागत, अधिकतम लागत आपकी आ रही है 6,000 जो है 64,615। इतनी कुल लागत जो है हमारी TCBT कृषि पद्धति में आ रही है। घर पे बनाने वाला, सोल से लेने वाला, है ना, भूमि उपचार की सामग्री। अब भूमि उपचार इसमें है 64,000 में, तो भूमि उपचार 23,000 रुपए का, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगली फसल में ये चीजें लगनी नहीं है, तो ये घटा देंगे तो कुल लागत जो है 41,615 रुपए की आ रही है। और वही रासायनिक खेती में 1 लाख रुपए की लागत है ना। 1 लाख 1.5 लाख रुपए की लागत है। जोखिम भी बहुत है, तुषार पाला, बीमारी, टेंशन है, ये अलग है। यहां लागत जस्ट उसके आधा है। दूसरा, रासायनिक खेती में आपका 8वें महीने से जो है 8 साढ़े 8 महीने से फलत शुरू होती है, इसमें 7.5 महीने से ही फलत शुरू हो जाती है। और ये जो है अपने इसमें 7.5 माह से ही फलत शुरू हो जाती है। रासायनिक में 8.5 माह से फलस आती है, और ये लगभग चलती है भाई इसकी फलत 1.5 साल तक। तो 1.5 साल में 400 कुंटल प्रोडक्शन है पर प्लांट। 50 जो है 50 केजी, और उसमें भी 50 केजी में 800 प्लांट के ही फल मिलते हैं। 400 जो है पौधे वो मर जाते हैं या फलत नहीं आती कई कारण से। तो ये जो है लगभग इसमें 1200 में 800 पौधे में मिलेंगे। 50 किलो पर प्लांट जोड़ते हैं तो 400 कुंटल आता है। वही TCBT कृषि विज्ञान, TCBT प्राकृतिक खेती में आपका जो है 7.5वें महीने से फलत शुरू होती है, और ये चलती है लगभग 2 साल, 2.25 साल तक। 2 साल 1 महीना 2 महीना इतना तक चलता है। तो इससे जो है, इससे लगभग 6-7 महीने 8 महीने ज्यादा फलत मिलता है। और एक पौधे में मिनिमम मैंने 70 किलो जोड़ा है मिनिमम। मेरे गुरुजी तो 2.5 कुंटल निकालते थे पर प्लांट, ठीक है। और बहुत से किसानों ने भी जो है 2.5 क्विंटल प्रति प्लांट जो है, बहुत से किसानों ने भी ये समझ जाइए कि 80 किलो 90 किलो आना 1 क्विंटल तक उत्पादन लिए हैं। 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक उत्पादन। तो अभी मैंने केवल 70 किलो जोड़ा है। 1150 पौधे मान लो इसमें भी डैमेज होते हैं किसी कारण से, हवा आंधी तूफान ये आ गया, कुछ बैल घुस गया, भैंस खेत में घुस गया, किसी कारण से भी 50 पौधे डैमेज होते हैं। तो हमने 1150 पौधे 70 किलो पर प्लांट जो मिनिमम अपन ले रहे हैं, तो 805 क्विंटल आ रहा है। जस्ट रासायनिक खेती से डबल लागत, आधी उपज डबल, 405 क्विंटल एक्स्ट्रा अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हो रहा है।
10 रुपए किलो बिका तो 4-4.25 लाख रुपए का जो है उत्पादन अतिरिक्त टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में मिलेगा। तो अतिरिक्त उत्पादन तो मिला, इसके साथ साथ क्या है, ये टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का जो पपीता है वो पंच महाभूत युक्त होगा, पूरे पंच महाभूत युक्त, यानी भूमि तत्व यानी माता तत्व, गगन यानी पिता तत्व, वायु मतलब प्राण तत्व, अग्नि यानी स्फूर्ति, नीर यानी जीवन, ऐसे पंच महाभूत युक्त 5 गुणों से रूप रंग गंध स्वर स्पर्श, ये पंच महाभूत युक्त होगा। इसको खाने से बीमार व्यक्ति को जो है, बीमार व्यक्ति के लिए औषधि का काम करेगा। ये बीमार व्यक्ति खाएगा तो अपने आप उसको बहुत अच्छा लगेगा। चूंकि इसमें जो है हमने पर्याप्त मात्रा में सल्फर का उपयोग किया है, हमारा जीभ पहला स्वाद जो है सल्फर का ही लेता है। इसके अलावा इसके अंदर षड्रस है, सारे रस इसमें मिलेंगे, खट्टा मीठा नमक कटु तिक्त कसाय, षड्रस का उपयोग किए ना, छाछ और आंवला, तो ये बहुत स्वादिष्ट होगा और पौष्टिक इतना होगा कि इसमें कई तरह के विटामिन और प्रोटीन्स, विटामिन और B12 जैसी कई चीजें मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा ये जो है हमारे हर अंग को जीवन देगा। तो इसका पंच महाभूत युक्त जो है पपीता है, आप ये काम करेंगे तो क्या होगा आगे चल के कि आप जो है जो भी ये काम करते हैं, सोल जो है एक फार्मर ऐप डाउनलोड कर लेना, सोल किसान या फार्मर ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें टिक लगाते जाइए। मैंने जो है जमीन में CVR टेक्निक किया, ऊर्जा जल डाला, अणु जल डाला, जीवाणु जल डाला, बीजों को जो है बीज प्रक्रिया किया पूरा, फिर उसके बाद षड्रस का स्प्रे हर अमावस्या पूर्णिमा में स्प्रे है ना, निश्चित तिथि पर लगाया, कैलेंडर को जो है आप टिक लगाते जाइए इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में। जैसे आपके टिक बढ़ते जाएंगे आपकी जो है मार्किंग बढ़ती जाएगी। 70%, 80% किया है किसान ने, 90% किया है, 100% टीसीबीटी किया है, तो आपका ये जो है मार्क मिलेगा कितना परसेंट टीसीबीटी किया है। और जितना अच्छा आप टीसीबीटी करेंगे आपके बायर, ये सोल दुकान से आपके बायर पहले ही जो है खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी उपज आने के पहले आपकी डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन ये डिमांड जो है सोल दुकान से कोई भी जो है किसान भी परचेस कर सकता है, उपभोक्ता भी, भारत भर में कहीं पर भी 3-4 दिन में डिलीवरी सोल दुकान आजकल देने में सक्षम हो गई है। तो आपका पपीता टूटते भी जाएगा, बिकते भी जाएगा। तो सोल दुकान जो है एक किसानों की दुकान है, इसमें किसान जो है जो भी उगाता है इसमें वो दिखते रहता है कौन किसान उगा रहा है और वो दिखते रहेगा। तो इस तरह से उगाना भी आपको आसान हुआ और बेचना भी आसान हुआ और जो खाएगा उसको संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा पपीता आप जरूर उगाएं और जब भी उगाते हैं और टीसीबीटी विशेषज्ञ टीम के संपर्क में रहें और अच्छी खेती करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष।